So today's topic of concern, I don't think so कि पावर को रिवाइज करना जरूरी है, बिकॉज काफी सिंपल था पावर तो, है ना. वर्क अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस dw अपॉन dt, F डॉट v के फॉर्म में भी आप पावर को लिख सकते हो. यूनिट्स यू नो वेरी वेल, 1 watt. What is 1 watt? When 1 joule of work is done in 1 second, right? और किलोवाट में कन्वर्ट करना, मेगावाट में कन्वर्ट करना पता है आपको, 10 पावर 3, 10 पावर 6. हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. और 1 किलोवाट क्या है? यूनिट ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. यू कैन से 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 किलोवाट आवर. हाँ, वही बोला. 1 किलोवाट आवर क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. It is 3.6 into 10 power 6 joule, right? So इतना ही था. So of course we are going towards the collision. So in layman terms, what is collision? सस्ते से सस्ते शब्द में collision क्या है? टकराव. टकराव, टकराव. ठीक है ना? टकराव ही collision. वो वाला टकराव नहीं, फिजिकल वाला टकराव. फिजिक्स में टकराव होना जरूरी है, ठीक है. सो टकराव इज कोलिजन, इफ यू कैन से. और यू कैन से व्हेन टू बॉडीज मूव विद द डिफरेंट वेलोसिटीज, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट, देयर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, राइट? वी कैन से व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटीज, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, their magnitude of velocities changes after the collision. Or you can say when two bodies collide, a large amount of force works for a short interval of time. जब दो बॉडीज के बीच में कोलिजन होता है तो क्या होता है? एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए उन दोनों बॉडीज पे वर्क होता है और both bodies exert force on each other, right? For a short time, both bodies exert force on each other, right? Suppose आप collision पहले देख चुके हो ना, एक प्रूफ हम इससे लेके कर चुके. This is V1, sorry U1. This is U2, M1, M2. ठीक है? So of course U1 should be greater than U2. तभी तो कोलिजन होगा. अगर ये बॉडी ज्यादा स्पीड से भाग रही होगी इससे, तभी तो कोलिजन होगा. सो व्हेन U1 इज ग्रेटर देन U2, these both bodies collide, and for a short time there is a large amount of force works on both the bodies, or there is a large amount of force exerted by both the bodies on each other. ठीक है? So this is simple collision. Collision में इतना कुछ है नहीं. However, the type of collision is very important. What are the type? Collision क्या है? भिड़न. जब भी दो बॉडीज भिड़ेंगी, उनके बाद उनका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. चेंज हो जाएगा, राइट? कैसे चेंज होगा, किस केस में चेंज होगा, दैट वी विल सी आगे चल, राइट? सो कोलिजन क्या है? सिंपली अ भिड़न, टकराव. When two bodies collide, right? For a short period of time, there is an amount of force exerted by both the bodies on each other. This is a collision. This is a collision. अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, आप दो डेफिनेशन लिख सकते हो. A body is said to be collided with another body when when a amount of force exerted by both the bodies on each other for a short interval of time. दूसरी, a body is said to be collided with another body when after collision the magnitude and direction of velocities of both the bodies changes. या फिर कह लो मैग्नीट्यूड, बस डायरेक्शन भी चेंज होता है किसी किसी केस में, राइट? सो आई विल गिव यू अ परफेक्ट डेफिनेशन, जस्ट डोंट वरी. हाउएवर दिस इज कोलिजन. टाइप्स: इलास्टिक, inelastic. A body is said to be doing elastic collision, or two bodies are doing the elastic collision when linear momentum and kinetic energy remains constant before and after collision. समझो,
इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब भी बॉडीज कोलाइड होती है उनका लीनियर मोमेंटम और उनकी काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। कंजर्व्ड रहने का मतलब जो कोलिजन के पहले लीनियर मोमेंटम था वही कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम, जो कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी थी वही कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी होती। ऐसे कोलिजन्स क्या कहलाते हैं, इलास्टिक कोलिजन। ये कब पॉसिबल है, जब फोर्सेस जो इन कोलिजन्स में वर्क कर रहे हो वो कैसे हो, कंजर्वेटिव। कैसे हो, कंजर्वेटिव, राइट? बिकॉज यू आर व्हाट यू आर सेइंग हियर, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। जितना काइनेटिक एनर्जी पहले है उतना ही काइनेटिक एनर्जी बॉडी का बाद में, तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। कहां पॉसिबल है कि एनर्जी का लॉस ना हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट? सो इलास्टिक कोलिजन इज अ आइडियल कॉन्सेप्ट, पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी, राइट? बट क्या होता है, जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, उनका जो कोलिजन होता है ना, उसको हम इलास्टिक कंसीडर करते हैं। यू कैन से परफेक्टली इलास्टिक। उनका जो कोलिजन है ना, उसको हम परफेक्टली इलास्टिक कंसीडर करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल दो, सो कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। As comparison to elastic collision, what is inelastic collision? Where the linear momentum of the body is conserved, but the kinetic energy of the body is not conserved. Collision के पहले linear momentum और collision के बाद linear momentum body का same, but the kinetic energy before the collision is not equal to the kinetic energy after the collision. So there is a loss of energy. There is a loss of energy, right? And that loss of energy occurred in inelastic collision. So ये real है, ये real, right? अगर आपको आइडियल केस देखना है इलास्टिक कोलिजन का, आप सोच लो कि यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस नेग्लेक्टेड, ठीक है? आपने बॉल ली और बॉल को मारा, हिट किया किसमें, अर्थ में। सरफेस से बॉल आपके हाथ में वापस आई, राइट? तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी भी आप क्या मानोगे, कंजर्व, अगर एयर रेसिस्टेंस वर्क नहीं कर रहा। और अगर एयर रेसिस्टेंस वर्क कर रहा है तो कोलाइड होने के बाद जब वापस आएगी बॉल, तो वो या तो उससे कम स्पीड से आएगी या उससे ज्यादा स्पीड से आएगी। वी हैव टू सी। सो यू कैन टेक इट एज एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। जो भी नॉर्मल कोलिजन्स अपन देखते हैं वो सारे क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन। कौन से कोलिजन्स हैं, इलास्टिक, because there is always the air resistance or friction working in between, right? So okay, in elastic collision linear momentum of the body is conserved, but the kinetic energy of the body is not conserved. However, in both the cases total energy of the body is conserved. दोनों केसेस में टोटल एनर्जी क्या होगी बॉडी की, कंजर्व। देखो, सो मान लो हमने इलास्टिक लिखा, सो इलास्टिक की तीन चीजें, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व और टोटल एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। अगर आप इनइलास्टिक कोलिजन देखो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, ठीक, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। हाउएवर टोटल एनर्जी कंजर्व। ध्यान रखना, टोटल एनर्जी के मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी नहीं है, मतलब टोटल एनर्जी। आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हुई इनइलास्टिक कोलिजन। किस फॉर्म में लॉस हुई, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी के फॉर्म में, राइट? किस फॉर्म में लॉस हुई, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी को भी तो कंसीडर करोगे ना फॉर्म ऑफ एनर्जी में। सो टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व, राइट? सो वी आर कंसीडरिंग हियर द टोटल एनर्जी। एंड टोटल एनर्जी कब तक कंजर्व है, जब तक अपन न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ रहे हैं। पहले कि तुम तो कह दो कि हाँ टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व। जैसे ही क्वांटम आएगी क्लास 12th में अपन इसको चेंज कर,
आइंस्टीन आएंगे तो इनको भूल जाए। फिलहाल के लिए तो 11वीं पास हो जाएगी कॉन्सेप्ट। हाउएवर फोर्सेस समटाइम्स मे बी नॉन कंजर्वेटिव। मतलब ये है कि इनइलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों वर्क कर, समझ रहे हो? कंजर्वेटिव तो वर्क कर ही रहा है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज देयर, हाउएवर द एयर रेसिस्टेंस वी आर कंसीडरिंग इज आल्सो, so there is a non conservative force also, right? So forces are like this, so these are the differences or similarities if you want to, like अभी लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। so this is the concept। एक होता है perfectly inelastic collision, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, दोनों सेम, नो डिफरेंस। इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? आपने वुडन ब्लॉक को एक रस्सी पे लटका रखा, ठीक? आपने यहां से गन को क्या किया? शॉट किया। शॉट किया तो जो बुलेट थी वो जाके किसमें फंस गई? वुडन ब्लॉक। और फिर दोनों वुडन ब्लॉक और गन एक साथ क्या करने लगे? मूव। समझना एग्जांपल को? व्हाट आई सेड? मैंने वुडन ब्लॉक को लटकाया एक रस्सी से, ठीक? दैट इज मूवेबल। आपने यहां से गन शॉट किया किस पे? वुडन ब्लॉक पे। तो वुडन ब्लॉक पे गन शॉट जाके क्या हो गया? स्टिक। और वो दोनों फिर एक ही वेलोसिटी से क्या करने लगे? मूव। This is called perfectly inelastic collision. The collision जहां पे after collision both the bodies stick together and move with the same velocity. If after collision both the bodies stick together and move with the same velocity, so the collision is called perfectly inelastic. Example समझ में आया? When gunshot hits the wooden block, they stick together and moves with the constant velocity after the collision. This is the example of perfectly inelastic collision. So we have studied collision. What are the types of collision? Elastic, inelastic. अगर short में definition लिखनी हो, a collision is said to be elastic if the linear momentum and the kinetic energy of the body is conserved. अब body is said to be doing inelastic collision if collision is said to be inelastic if the kinetic energy of the body is not conserved but the linear momentum of the body is conserved. So there is a loss of kinetic. Short definition. Descriptive में ये दिया हुआ है। उसके बाद perfectly inelastic पढ़ा। A collision is said to be perfectly inelastic if after collision both the bodies stick together and moves with the constant velocity. किसकी डेफिनेशन हो गई? परफेक्टली इनइलास्टिक। मुझे याद होगी, मैंने अभी तक बुक में देखा एक भी बार नहीं। आई डोंट नो व्हाट द बुक इज सेइंग, बट याद होगी। सो आपको भी हो जाएंगे बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, राइट? ठीक है, इतना समझ में आया? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हाँ लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर वेलोसिटी करती है काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, मोमेंटम सेम करती है। नहीं, मोमेंटम कंजर्व बिकॉज एनर्जी इज नॉट चेंजिंग डूड, एनर्जी इज कंजर्विंग। एनर्जी क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही है। काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है, राइट? सो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बट लीनियर हाँ वो कंजर्व नहीं है ना? हाँ, वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो वो कैसे कंजर्व है? मोमेंटम कैसे कंजर्व है? मोमेंटम क्योंकि किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता ना। मोमेंटम इज अ concept where you can write m into v, right? So momentum is not a form of energy. where तुम्हें यही लग रहा है ना कि दोनों में वेलोसिटीज है, इसमें भी वेलोसिटी है, इसमें भी वेलोसिटी, इसमें भी मास है, इसमें भी मास है। however formulas are kinda same. yes, तो अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो तो मोमेंटम कैसे कंजर्व हो पा रहा है? मैं वही समझा रहा हूं। एनर्जी एंड मोमेंटम आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट? एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हाउएवर मोमेंटम आप किसमें ट्रांसफॉर्म करो? नहीं कर पाओगे। इफ देयर वुड बी इनिशियल मोमेंटम और देयर विल बी फाइनल मोमेंटम,
उसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ना, आप किसी और क्वांटिटी में उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, किसको, मोमेंटम को, राइट। और वी कैन से मोमेंटम कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी, तो गलत हो जाए, वो नहीं। और कोई, हाँ यहाँ पूछो क्या हुआ, हाँ हाँ V2 0 रहेगी, मतलब U2 0 रहेगी, U2, राइट। ये जो U2 है परफेक्टली इनलास्टिक में ये 0 रहेगी। क्यों, जरूरी थोड़ी है, हो सकता है ब्लॉक आराम से मूव भी कर रहा हो, आपने उसमें पेल दी गन तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इट्स नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड कि U2 0। आई हैव टेकन द एग्जांपल कि वो रेस्ट पे है, यू कैन टेक द एग्जांपल कि वो स्लो स्पीड से मूव कर रहा है, आप गन तब भी पेलोगे उसमें तो घुस जाएगी ना, बाहर थोड़ी निकल जाएगी। अगर फंस गई तो फिर परफेक्टली इनलास्टिक, बाहर निकल गई तो काय का परफेक्टली इनलास्टिक। सो आई हैव जस्ट टेकन द एग्जांपल। हाँ फिर उसकी U2 0 हो जाए, हाँ हाँ हाँ, फिर वो एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे। सो V1 और V2 विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल V, यू कैन टेक इट एज अ कैपिटल। अभी देखेंगे, ये सारे केसेस देखेंगे, अभी अपन प्रूफ करेंगे, लेकिन कोलिजन a collision is an isolated event in which two or more bodies सॉरी, बॉडीज के पहले एरो लगा के लिख लेना, कोलाइडिंग बॉडीज, 2 or more colliding bodies exert relatively strong force, मोर बॉडी के बाद बोल दीजिए, 2 or more colliding bodies exert relatively strong force on each other for relatively short time, full stop। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलिजन। पहले लिखो इलास्टिक कोलिजन। A collision is said to be elastic. A collision is said to be elastic if linear momentum and kinetic energy of the bodies are conserved before and after collision. ठीक है, पैरा चेंज करके दो नोट बना के, ये ऐसे दो एरो बना के, एक एरो में लिख लो कि टोटल एनर्जी इज आल्सो कंजर्व, दूसरे एरो में लिख लो फोर्सेस आर
total energy also conserved. दूसरे एरो में लिखोगे forces involved must be conservative. Forces involved must be conservative. Okay. एग्जाम्पल्स भी तो लिखने हैं. कोलिजन बिटवीन द एग्जाम्पल, वो दो एरो लिखिए, एग्जाम्पल लिख लो. Collision between atomic and subatomic particles. Collision between atomic and subatomic particles are elastic collision. Elastic collision. Inelastic collision. Next heading. First type हो गया ना. Second type is inelastic collision. A collision is said to be inelastic. A collision is said to be inelastic if the total linear momentum is conserved but the total k dot e या kinetic energy, the total kinetic energy is not conserved before and after collisions. Is not conserved before and after collision. Full stop. फिर से एरो बनाओ. अब तीन बनेंगे. पहला, there is a loss of k dot e. There is a loss of kinetic energy. तो मतलब इलास्टिक कोलिजन में वर्क डन नहीं होगा और इनइलास्टिक में वर्क डन होगा. हाँ, that we will see. देखते हैं होगा कि नहीं होगा. ठीक है, अभी ये डाउट अभी आएगा. देखो, सो या पहला एरो बनाया. दूसरा एरो बना के क्या लिखोगे? टोटल एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व. सेकंड एरो क्या है सर? टोटल एनर्जी इज कंजर्व. थर्ड एरो फोर्सेस के बारे में लिखना है ना. सम और SOME, सम और ऑल द फोर्सेस involved may be non-conservative. भैया रिपीट कर दीजिए. Some or all the forces involved may be non-conservative. Okay, Vedant. Work energy theorem is for change in kinetic energy, right? Not for the conservation of kinetic energy. Here we are studying the conservation of kinetic energy. Kinetic energy body की change तो हुई है. पहले कितनी थी? हाफ m1 u1 स्क्वायर. बाद में कितनी हो गई? हाफ m1 v1 स्क्वायर. सो देयर इज अ वर्क डन. दूसरी बॉडी की देख लो.
पहले कितनी थी? हाफ m1u1 स्क्वायर, बाद में कितनी हो गई? हाफ m1v1 स्क्वायर. So there is a change in kinetic energy, but the conservation of kinetic energy is another, right? So work done zero कब होगा? जब change in kinetic energy is zero. Here the change in kinetic energy is not zero. So conservation of kinetic energy and change in kinetic energy is a different concept. Clear? Yes, sir. M1 M2 से टकराया और M2 हाँ, तो अब ये अभी ना जो फर्स्ट डेरिवेशन है कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसका स्पेशल केस पूछ रहा है. रुक जाओ, कोलिजन हो जाते तो वी विल सी दैट इज अ स्पेशल केस. M2 का वेट ज्यादा है, M1 का वेट कम, अभी सारे क्लियर हो जाएंगे जितने दिमाग में. रुको, ठीक है. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, एक और लिख लो. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. किसका एग्जाम्पल रह गया? ओके ओके, लिख लो एग्जाम्पल, लिख लो. When a ball hits the surface, when a ball hits the surface of the earth, it comes back with a different kinetic energy, with a different K dot E. Due to air resistance acting on it. Okay, so perfectly inelastic. A body is said to be, a collision is said to be perfectly inelastic if after collision both the bodies stick, stick together and moves with the same velocity. Same perfectly elastic. लिखो पहले, same velocity. ठीक है बेटा, सेम वेलोसिटी का मतलब है कि उन दोनों बॉडीज की कोलिजन के पहले तो वेलोसिटीज अलग अलग थी, ठीक, फिर दोनों के बीच में कोलिजन हुआ. सो अब अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो दोनों बॉडी क्या हो गई? स्टिक हो गई, और स्टिक होके एक ही वेलोसिटी से क्या करने लगी? मूव. सो यू कैन से कॉमन वेलोसिटी. सेम की जगह लिख लो कॉमन. कॉमन वुड बी अ मोर परफेक्ट वर्ड अगर सेम में कंफ्यूजन हो रहा है. कॉमन वेलोसिटी, वो एक ही वेलोसिटी से मूव करने. कोलिजन तो इनइलास्टिक ही है ना. इलास्टिक तो तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी. इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी क्या है? कंजर्व नहीं. यू कैन सी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1u2 स्क्वायर इज इक्वल टू उस साइड क्या आ रहा है? हाफ m1 कैपिटल v1 स्क्वायर. तो जरूरी थोड़ी है कि u1 प्लस u2 आपका v1 के इक्वल हो या v के इक्वल. नहीं है जरूरी. अभी समझेंगे, अभी केसेस देखेंगे तो समझेंगे. दूसरा देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन.
COE, coefficient of, अरे एग्जाम्पल फिर डाल तो नहीं अभी किसी एग्जाम्पल when a gun is shot, and a bullet strikes the wooden block and stick to it, wooden block and stick, STICK, stick to it, comma, both moves with the common velocity, after collision. Coefficient of restitution. हाँ ठीक है, इसको कहते हैं रेजिलियंस. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस आर RESI, LIENCE. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के नाम से जानो, रेजिलियंस तो फालतू है. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक समझते हैं ये है क्या? इसको डिनोट करते हैं अपन स्मॉल ई से. हाँ, रेजिलियंस, RESILIENCE. देखना तुम मत बनाना है ना ये. अभी मत बनाना. देखो, these two bodies are moving with the velocity u1 and u2. After collision, their velocities changes to v1 and v2. masses तो सेम रहे, m1 and m2. ठीक है, देखो u1 is greater than u2, तभी तो क्या होगा? कोलिजन होगा. क्या होगा तभी? कोलिजन. सो अगर u1 is greater than u2 है तो u1 minus u2 कहलाती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. क्या कहलाती है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. दिस वेलोसिटी से m1 m2 को क्या कर रहा है? अप्रोच कर. जिस वेलोसिटी से m1 m2 को क्या कर रहा है? अप्रोच. वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? u1 माइनस. ठीक है, क्योंकि जितनी u2 से मूव कर रहा है उतनी से तो ये मूव कर ही रहा है, उससे भी इसको थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी चाहिए ताकि ये इसको क्या कर सके? कवर कर सके. तो कैसे निकलेगी? u1 माइनस u2 इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. कोलिजन हुआ. कोलिजन के बाद v2 बड़ी होगी कि v1? V2. नॉर्मली इस केस में v2 बड़ी है कि v1? v2 बड़ी है. इस केस में क्या बड़ी है? v2 इज ग्रेटर देन v1. क्योंकि v2 बड़ी है तब तो ये आगे जा रहा है. अगर v1 बड़ी होती तो दोनों एक दूसरे से स्टिक होके जा रहे होते, नहीं जा रहे होते. अगर v1 बड़ी होती तो v1 v2 को अपने साथ खींचते हुए ले जा रही होती. तो फिर v2 का तो कोई मतलब ही नहीं रहता.
इट मींस क्या बड़ा है, v1. v1 is greater, sorry, v2 is greater than v1. So you can say v2 minus v1 is the velocity of separation. You can say, क्या हो गया, हाँ फिर से बता दे. अरे देखो, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद फिर दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, v1. ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, v2. However, v2 is greater than v1. क्यों, तभी तो ये बॉडी आगे मूव कर रही है. अगर v1 बड़ा होगा तो कोई मतलब ही नहीं. अगर v1 बड़ा है तो v2 को ढकेलते हुए नहीं ले जाएगा. ये दोनों अगर कोलाइड हुए और v1 बड़ा हुआ तो v1 क्या करेगा, v2 को ढकेलते हुए साथ में ले जाएगा. इस केस में क्या बड़ा है, v2. So v2 is greater than v1. So v2 minus v1 is the relative velocity of separation. क्या होगी ये relative velocity of separation. ये क्या होगी, relative velocity of approach. जिस वेलोसिटी से क्या u1 u2 को या m1 m2 को क्या कर रहा है, अप्रोच. और जिस वेलोसिटी से m2 क्या हो रहा है, इससे सेपरेट. m2 m1 से क्या हो रहा है, सेपरेट. So this velocity is called relative velocity of separation. इन दोनों का ये क्या रेशियो ही क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ restitution. The ratio of relative velocity of separation to the relative velocity of approach is called coefficient of restitution. Coefficient of. तो ये अपन को देखना है. अब जब अपन डेरिवेशंस करेंगे किसके, इलास्टिक कोलिजन्स के और इनइलास्टिक कोलिजन्स के, उस केसेस में हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी आ रही है. क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सेम है, 1 है, 0 है, वी विल सी, राइट. वो धीरे धीरे बनेगा. जब अपन डेरिवेशन करेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आएगा कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है 1. क्या होता है, 1. ठीक है. तो उस 1 कब होगा, जब आपका v2 माइनस v1 किसके इक्वल आ जाए, u1 माइनस u2 के. सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ये रिलेशन डिराइव करेंगे. फिलहाल के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो समझ में आ गया, लिख लो भैया. इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक सेम ही है. हाँ सेम ही है, उसमें इतना कुछ डिफरेंस नहीं है. अपन को सिर्फ इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है इसमें. ओके भैया, ठीक है. Okay, so coefficient of restitution, it is defined as the ratio of relative velocity of separation to the relative velocity of approach. Full stop. लिख लो. If relative velocity of approach कितनी है, u1 माइनस u2, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, v2 माइनस v1. देयरफॉर E हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस. For a perfectly elastic collision, जहां जहां मैं perfectly elastic collision बोलूं वहां समझ लेना मैं collision, elastic collision की बात कर रहा हूं. ठीक.
both are same. For perfectly elastic collision, comma, E is equals to 1. Because relative velocity of approach, देखो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, REL relative VEL velocity of a double P approach. आपको समझ में आना चाहिए. Relative velocity of approach, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? V2 minus V1. V2 minus V1. Sorry, U1 minus V1. अरे relative velocity of approach की बात है. U1 minus V2 is equal to किसकी इक्वल होगी? Relative velocity of separation. V2 minus V1. तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे, तभी तो ये 1 होगा. इससे ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. एक बार ये लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए. Okay. For perfectly elastic collision, relative velocity of approach U1 minus U2 is equal to the relative velocity of separation V2 minus V1. Okay. अब आप बताओ परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए. हाँ, अदर देन होनी चाहिए. परफेक्टली इनलास्टिक के लिए पूछ रहा हूं. परफेक्टली इनलास्टिक के लिए या 0 होनी चाहिए. 0 होनी चाहिए. और कोई 0 वाला है? ग्रेटर देन 1 0 होगी. लगा लो, कॉन्सेप्ट लगा लो. टाइम है. परफेक्टली इनइलास्टिक का केस कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. परफेक्टली इनइलास्टिक में बॉडीज एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं क्या? कोलिजन के बाद बॉडीज एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं क्या? नहीं. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी? 0 होगी. जब बॉडीज एक दूसरे से सेपरेट ही नहीं हो रही है, 0. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी? 0. तो अगर ऊपर की वैल्यू 0 हो गई तो ये कितना हो जाएगा? 0. क्या था परफेक्टली इनइलास्टिक? गोली घुस गई ब्लॉक के अंदर, दोनों साथ में मूव कर रहे, मतलब दोनों की वेलोसिटीज क्या है? सेम. इसका मतलब V2 और V1 कितना है? इक्वल. तो ये 0 हो जाएगा. देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिकॉज बॉडीज आर नॉट गेटिंग सेपरेटेड. डू यस और नो? लिख लो. फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, for perfectly inelastic collision, small e is equals to 0. Because reason क्या लिखोगे? ठीक. Relative velocity of separation is 0. Now comes the main derivation. Main derivation of the chapter. ठीक है. अच्छी खासी मैथमेटिक्स तो नहीं कहनी चाहिए, इक्वेशन सॉल्विंग है ना. देखते हैं. हेडिंग डालो, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन. हेडिंग डालो, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन.
ठीक है, सिंपल, देखते जाना। ये फिगर बना दो। हाँ, इसी में फिगर बना। बहुत अच्छा डेरिवेशन है। ये अगर अच्छे से बन गया तो बाकी के स्पेशल केसेस, इनइलास्टिक कोलिजन, 2 डायमेंशन सब हो जाएगा। यूकोवार डायग्राम बनाने हैं। क्या कह रहे बेटा? यूकोवार डायग्राम बनाने हैं। हाँ, ये ऊपर वाला डायग्राम है। साइड हेडिंग कुछ नहीं डालना, यही है मेन हेडिंग, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। एरो बना तो है इसमें, ये तो सेकंड फिगर है, थर्ड तो ये है। दिस इज फर्स्ट, you can say before collision, this is second, you can say during collision, this is third, you can say after collision. हाँ, नहीं, देखो एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए जब कोलिजन होगा तो दोनों बॉडीज किस पे आएंगे? फाइन, देखते हैं। बना लिया तो इसको हटा लो, बिकॉज आई नीड अ पूरा बोर्ड। यस सर। बना लो। लेट्स सी कैसे ड्राइव करना है। देखो ठीक है, फॉर कौन सा इलास्टिक है? इलास्टिक कोलिजन। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लिख सकता हूं, I said for elastic collision linear momentum is conserved. इसका मतलब है total linear momentum before collision is equal to the total linear momentum after collision. What is the total linear momentum before collision? पहली बॉडी का मास था m1, वेलोसिटी थी u1, तो कोलिजन लीनियर मोमेंटम कितना हुआ? m1 u1। दूसरी बॉडी का मास था m2, कोलिजन था, सॉरी वेलोसिटी थी u2, सो लीनियर मोमेंटम कितना हुआ? m2। तो कोलिजन के पहले टोटल लीनियर मोमेंटम कितना हुआ? m1 u1 प्लस m2 u2। कोलिजन हो गया, उसके बाद वेलोसिटीज हो गई v1 v2, मासेस तो सेम ही है, सो टोटल लीनियर मोमेंटम कितना हो गया आफ्टर कोलिजन? m1 v1 प्लस m2। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो m2 ब्रैकेट में आ जाएगा u2 माइनस v2 इज इक्वल टू m1 और ब्रैकेट में आ जाएगा v1 माइनस u। जिस स्टेप में भी समझ में ना आए मैथमेटिक्स तुरंत पूछते हैं। क्या किया हमने? m2 u2 था और यहां पे क्या था? m2 v2 था, इस साइड ले आए m2 u2 माइनस v2 इज इक्वल टू, जहां m1 v1 था और m1 v1 को यहां ले आए तो माइनस में आ गया, तो m1 v1 माइनस u1। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, आपको देना है। नाउ
काइनेटिक एनर्जी भी क्या है लीनियर इसमें इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व है कि नहीं? यस सर, अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है तो काइनेटिक एनर्जी का ऐसा फॉर्मूला बताओ क्या होगा, बोलो इस फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। सर हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ v1 v2 स्क्वायर। ठीक, चारों हाफ कैंसल, कोई दिक्कत? हाफ यहां से भी कॉमन, हाफ यहां से भी कॉमन, हाफ के हाफ सारे हाफ। ठीक, आप देखो फिर से क्या करो, m2 और कॉमन में आ जाएगा क्या u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहां ले आओ क्या m1, यहां क्या है v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर। अच्छा देखना 20 डेरिवेशन में सो मत जाना, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, क्या किया, हाफ से हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया, चारों स्क्वायर में हाफ में कॉमन आके कैंसिल होते हैं। फिर सेम ऐसा जहां यहां किया था वैसे यहां कर दिया, वही टर्म्स कॉमन आ गए, m2 u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। भैया हाँ बेटा, भैया ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई है, ये समझ नहीं आया। कौन सी, ये वाली हाँ यही वाली, जो लास्ट लिखी है कि इसके ऊपर वाली? हाँ सेकंड लास्ट। अच्छा देखो, जैसे कि मोमेंटम कंजर्व है इलास्टिक कोलिजन में, वैसी काइनेटिक एनर्जी भी तो कंजर्व है इलास्टिक कोलिजन। सो अगर पहली बॉडी जो बनी थी, कौन सी बॉडी बनी थी, मास m1 था, उसकी वेलोसिटी u1 थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, mv स्क्वायर होती ना, हाफ mv स्क्वायर। दूसरी बॉडी बनी थी, उस दूसरी बॉडी की वेलोसिटी थी u2 और उसका मास था m2, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ m1 सॉरी m2 u2 स्क्वायर। ठीक, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी हो गई, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, हो गई कि नहीं? हाँ भैया। ठीक, फिर उसके बाद अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी होगी, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होकर v1 हो गई, सो हाफ m1 v1 स्क्वायर, और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी v2 हो गई, सो हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्या दिक्कत? हाँ भैया आ गया। फिर क्या किया, कॉमन ले लिया, इक्वेशन बना दिया। काम करो, डिवाइड कर दो, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, सो m2 u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन m2 u2 माइनस v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 v1 माइनस u1। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या बचेगा, m2 u2 प्लस v2। बेटा m2 क्यों बचेगा, ये तो पहले यहीं से कैंसिल होते दिख रहा, ये यहां से कैंसिल होते दिख रहा, u2 प्लस v2, और यहां पे क्या बचेगा, v2 प्लस v1 u1 प्लस u2। u1 प्लस v1 लिख लो, चाहे v1 प्लस v1 लिख लो, कुछ फर्क पड़ना क्या। जिनको नहीं समझ में आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी, सो u2 माइनस v2 और u2 प्लस v2, सो माइनस माइनस वाले कैंसिल, कौन सा बचा, u2 प्लस v2 आ गया। यहां पे भी v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, v1 माइनस u1 v1 प्लस u1, सो v1 माइनस u1 वाला कैंसिल, कौन सा बचा, v1 प्लस u1 आ गया। देखो अपने उस हिसाब से लगा लो, सो ये हो जाएगी क्या, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आगे के नहीं, सो इलास्टिक कोलिजन के लिए E कितना हो जाएगा, 1।
पहली चीज तो हो गई, पहली चीज तो हो गई। दूसरी चीज निकाली जाती है इनकी फाइनल वेलोसिटी, राइट। आधा पार्ट है डेरिवेशन, कौन सा पार्ट है? आधा पार्ट, यहां तक सिर्फ आधा हुआ। अब हमें क्या निकालना है? V1 कैलकुलेशन ऑफ V1 एंड V2। क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ V1 एंड V2। देखो इस इक्वेशन से अगर आपको पहले क्या निकालना है? V1 निकालना, तो आप एक काम करो, V2 को एलिमिनेट करो, ठीक है। देखो फ्रॉम दिस इक्वेशन V2 हो जाएगा V1 प्लस U1 माइनस U2, हो जाएगा कि नहीं? देखो इस इक्वेशन से V2 कितना हो जाएगा? V1 उस साइड चला गया तो V1 प्लस में आ गया, प्लस U1 माइनस U2, ठीक। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। कहां है इक्वेशन 1? ढूंढो, ये M1 वाली। ये ठीक है, रख दो इसमें। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या किया मैंने? M2 V2 की जगह V2 की वैल्यू रख दी। अब देखो इस इक्वेशन में आपको U1 U2 और M1 M2 के फॉर्म में क्या निकालना है? V1 निकालना। क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको? V1 कैलकुलेट करते हैं। आप मैथमेटिक्स करके देखो और बताओ कितना आ रहा है V1, थोड़ा सा ट्राई करो, रफ में बन जाएगा। V1 और U1 के फॉर्म में M1 प्लस M2 और M1 माइनस M2 कॉमन ले लो। करो मैथमेटिक्स करो, कोशिश करो, है सिंपल, 4 स्टेप में आ जाएगा। ट्राई करो थोड़ा सा पीछे वाले पेज। देखो आप वहां ट्राई करो, मैं यहां ट्राई करूं। ब्रैकेट ओपन कर दो पहले तो। ठीक है, यहां तो आ गया क्या? V1 M1 प्लस M2, ठीक है। और यहां पे आ गया क्या? U1 M1 माइनस M2, और ये हो जाएगा क्या? -2 M2 U2। ये आ गया। एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया हमारा। गुड, अगर जिसका आ गया तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। आपको V1 चाहिए तो एक काम करो, V1 M1 प्लस M2 को इस साइड ले आओ, इज इक्वल टू U1 M1 माइनस M2, और ये प्लस हो जाएगा 2 M2 U2। डिवाइड कर दो, सो V1 आ जाएगा U1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। अरे वाह, मेरा भी आ गया। कौन सा स्टेप नहीं खटक रहा, किसको पूछो?
देखो आपको क्या निकालना है, v1, कैलकुलेशंस ऑफ द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉडी 1 एंड बॉडी 2। तो अगर पहले आपको v1 कैलकुलेट करना है तो आपको v1 को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक, समझ लो, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे डेरिवेशन के स्टेप, कोई दूसरा चारा नहीं है, मुझे भी याद नहीं है तो मैंने कर दिया। कोई ऐसा चारा नहीं है कि मैं आपको समझा दूं, बट आपको मैथमेटिक्स बता देता हूं और थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। क्या है, आपको v1 को सेपरेट करना। आप पहले तो ब्रैकेट ओपन कर दो, कर दिया, तो ये सारे स्टेप्स बन गए, m1 v1 प्लस m2 v1 m2 u1 और माइनस m2 u2। अब देखो यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, v1, सो v1 कॉमन लेके क्या हो गया, m1 प्लस m2। और देखो ना, m1 u1 भी है और m2 u1 भी है, सो u1 भी कॉमन निकाल सकते हो। तो आप क्या करो, इसको उठा के इस साइड ले जाओ, सो u1 कॉमन आके क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 हो जाएगा कि नहीं। देखो m1 u1 यहां पे है और आप क्या ले आए, m2 u2 को भी यहां ले आए, सॉरी किसको, m2 u1 को, आ गया यहां m2 u1। सो देखो u1 कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर, m1 माइनस m2, ये हो गया यहां। और ये जो था ना, इसको उस साइड ले जाओ, तो ये एक ऑलरेडी माइनस में m2 u2 है और एक और माइनस में क्या हो जाएगा, m2 u2, तो क्या हो गया, 2 m2 u2 हो गया कि नहीं। सो ये वाला स्टेप आ गया। इसके बाद सिंपल है, इसके बाद इसको सेपरेट कर दो और इस वाले स्टेप को कहां ले आओ, इस साइड, तो ये सेपरेट अकेला बचा, बचा कि नहीं। और ये देखो यहां पे u1 m1 माइनस m2 और ये वाला स्टेप भी आ गया, यहां तो प्लस हो गया, तो ये स्टेप आ गया। फिर आपने m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दो, तो v1 अकेला बचेगा। सो u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस, सिंपल मैथमेटिक्स। कौन सी स्टेप में दिक्कत जा रही है, अभी फिर से बता दो, कैसे बता दो। अगर एक आध स्टेप डायरेक्ट लग रहा हो तो यहां से फिर से, ठीक है। देखो क्या किया, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस u1 माइनस u2, यहां से ले लिया। अब समझो यहां पे, यहां से ले लिया, फिर उसके बाद v2 की वैल्यू उठा के किसमें पुट कर दी, इक्वेशन 1 कर दी। क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। देखो अब मैं क्या कह रहा हूं कि m1 u1 यही रहने दो और ये m2 u1 इस साइड ले आओ, ले, इज इक्वल टू, ये देखो v1 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है m1 प्लस m2, और ये देखो m2 u2 को कहां ले जाओ, इस साइड ले जाओ। सो एक ऑलरेडी m2 u2 था और ये और आ गया माइनस में, तो माइनस 2 m2 u2। अब ठीक है, अब ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, u1 कॉमन लेके m1 माइनस m2 इज इक्वल टू, ऑलरेडी v1 कॉमन लेके आपने m1 प्लस m2 लिख रखा है और माइनस 2 m2 u2। इसको यही रहने दो, v1 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, इस साइड क्या था, u1 m1 माइनस m2 और इसको भी इसी साइड ले आओ, सो प्लस 2 m2 u2। इससे क्या कर दो, दोनों तरफ डिवाइड, सो v1 बचेगा u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और क्या बचेगा, 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस। अब ठीक, किसी को अभी भी दिक्कत मैथमेटिक्स में, लिखो, कंसीडर two bodies of masses m1 and m2 moving with the velocities u1 and u2, u1 and u2. After collision,
velocities of the bodies after collision, the velocities of the bodies become v1 and v2 respectively. ठीक है, जहां आपने डायग्राम बनाया है वहां पर लिख लेना ब्रैकेट में u1 इज ग्रेटर देन u2, डायग्राम के जस्ट नीचे u1 इज ग्रेटर देन u2 के लिए कर रहे हो आप। Since total linear momentum is conserved, since total linear momentum is conserved, तो आपका ये वाला इक्वेशन आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, या फिर इसके पहले आपको वो लिखना हो कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आपको ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूं, डेरिवेशन में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। टोटल लीनियर मोमेंटम कंसेप्ट का ही मतलब होता है कि कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या है, सेम। तो अगर आपको ध्यान रखने के लिए लिखना हो तो लिख लो, अदरवाइज डायरेक्ट यू कैन राइट द इक्वेशन एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। उसके बाद ये लिखो और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ऑल्सो इसके बाद ऑल्सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व या इज कंजर्व, ऑल्सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। लिख लो ये वाला, फिर ये वाला, फिर लिखना डिवाइड 3/2। यहां तक लिख लो। यहां तक लिख लो तो बताना, एक लाइन लिखनी है, ठीक है? लिख लिया भैया। सिंस अच्छा ओके, नहीं कोई ऑनलाइन बोला लिख लिया तो मैं बोलने लगा मेरी क्या गलती उसमें, तुम लोग मुझे दोस्त कहने लगते सुनते ही। डन सर। डन, देखो दूसरा डन भी आ गया। डन, हाँ यहां तक लिखना देवी। सिंस मैं कितने बजे अभी 5-10 तक कराऊंगा, पूरा कंप्लीट कराऊंगा यहां तक। सिंस
relative velocity of separation is equal to the relative velocity of approach फिर ये वाला स्टेप therefore E is equals to V2 minus V1 upon U1 minus U2 is equals to 1. इसके नीचे लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक, सॉरी लिख लिया ये वाला स्टेप, ये लिख लिया ना, इसके अंदर लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ restitution for elastic collision is 1. वही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आया इलास्टिक कोलिजन पे 1, वही लिखना है. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन इज 1. या तो आपको डेरिवेशन यहां तक का आएगा, ठीक है, या फिर कैलकुलेशंस ऑफ V1 एंड V2 के साथ आएगा 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, ठीक है, तो दोनों आ सकते हैं. हाँ, कैलकुलेशंस ऑफ V1 एंड V2 हेडिंग मतलब सब हेडिंग डेरिवेशन के अंदर ही कैलकुलेशंस ऑफ V1 एंड V2. लिखना फ्रॉम इक्वेशन कौन से वाले से यूज किया, इस इक्वेशन कौन सा दिया, 4 दे दें, 4 दे. फ्रॉम इक्वेशन 4 ये V2 इज इक्वल टू V1 प्लस U1 माइनस U2 और पूरा ज्यों का त्यों छाप दे एंड तक. और छाप के कट लो. इसके स्पेशल केसेस कल कोलिशन कंप्लीट. भैया अगर V1 निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे U1 और U2 वाली टर्म. हाँ सुन लो, गुड, अच्छा क्वेश्चन दीपेश. या मैं बाकी सब क्वेश्चन तो सबके लिए, मतलब वो उसने पूछा तो मुझे V1 निकाला है ना, V2 आप निकाल के लाओ. V2 होमवर्क है, ठीक है, V2 आप निकाल के लाओ. 2 तरीके हैं निकालने के. सीधा V1 उठा के क्या करो, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो. सीधा V1 उठाओ और यहां पुट कर दो तो V2 आ जाएगा. या फिर वैसे ही करो, यहां V2 को एलिमिनेट किया या V1 को एलिमिनेट करना, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा. इट्स योर चॉइस. आप निकाल के आओगे व्हाट वुड बी द V2.